राजनीति शास्त्र मूल्यों की बात करता है, आदर्श की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। किताबें कहती हैं कि जिसे समाज शास्त्र की समझ नहीं, उसे राजनीति शास्त्र की समझ भी नहीं। लोग पूछते हैं कि कहां मिलते हैं ऐसे राजनेता, ऐसे समाज शास्त्री जो धर्म के जानकार हों, जो समाज के जानकार हो, जो संविधान के जानकार हो, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ईमान की बात कहें। ऐसे लोग हैं, बिल्कुल है। टीवी 9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन के मंच पर ही ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके परिचय के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी टीवी 9 नेटवर्क के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा जी को। नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्भट विद्वान समाज और राजनीति में अपने उदारवादी विचारों के लिए जाने जाने वाले कठमुल्लापन चाहे इधर का हो या उधर का, दोनों के प्रति समरस बिहार के राज्यपाल महामहिम भाई आरिफ मोहम्मद खान का मैं देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क टीवी 9 की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। समाज, राजनीति और ज्ञान की परंपरा में बिहार असाधारण है। शायद कोई अजीब चुंबकीय शक्ति है बिहार में जो ज्ञान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। न ज्ञान बिहार से दूर रह सकता है, न ज्ञानी। आरिफ भाई से मेरा दशकों पुराना नाता रहा है, या यूँ कहूँ 30-35 साल पुराना। मैं मानता हूँ कि समकालीन भारतीय राजनीति में भारतीय वांग्मय की आर्ष परंपरा, वैदिक वांग्मय, इस्लामिक शिक्षा और समाज विज्ञान का आरिफ भाई से बेहतर कोई विद्वान इस समय नहीं है। मित्रों, बिहार की यह धरती महावीर की सर्वज्ञता की तरफ ले गई। यहीं आकर सिद्धार्थ तथागत बुद्ध हो जाते हैं। यहीं कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजतंत्र के 4 सिद्धांत और 6 सूत्रीय विदेश नीति रचते हैं। यही धरती अहिल्या का उद्धार करती है। यही दुनिया को पहला सम्राट देती है। यही बिहार दिनकर और रेणु की कलम से इतिहास लिखता है। यहीं से शुरू होती है मोहनदास करमचंद की महात्मा की तरफ यात्रा। मुझे लगता है कि समय के उसी चक्र में बिहार का रिश्ता एक और विद्वान आरिफ भाई से जुड़ा है। बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा राज्यपाल मिला। आरिफ भाई केवल राजनीति नहीं बल्कि समाजशास्त्र के भी अद्भुत आचार्य हैं। और शास्त्र कहते हैं, जब किसी सवाल का हल न मिले तो आचार्य के पास जाओ। आज हम समाज में कई विषयों के हल तलाश रहे हैं, चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे संविधान हो, चाहे लोकतंत्र। सवाल सबके ऊपर खड़े हो रहे हैं। इस विमर्श के लिए आरिफ मोहम्मद खान से बेहतर कोई दूसरा आचार्य नहीं है। आज हम सब उनके ज्ञान से लाभान्वित होंगे, राजनीति और समाज के ज्वलंत सवालों पर उन्हें सुनेंगे। हमें खुशी है कि टीवी 9 के बिहार के सत्ता सम्मेलन की शुरुआत आरिफ भाई से हो रही है। अपने व्यस्त कार्यक्रम से वक्त निकालने के लिए हम आरिफ भाई के आभारी हैं और आप सबका आभार जताते हैं। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन। नमस्कार। मैं आरिफ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आएं। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। महामहिम राज्यपाल हमारे बीच में है। पहले तो आपने हमारे लिए समय निकाला, आप आए यहाँ पर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगा आप लोग सब लोग एक बार फिर से जोरदार तालियों से आरिफ जी का स्वागत करिए। आपका बहुत धन्यवाद। हेमंत जी का धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे शब्द उन्होंने प्रयोग किए जिनका मैं अधिकारी नहीं हूँ, तो आपके निमंत्रण के लिए आपका अधिकार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ जी, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं से हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है और इसी पंक्ति से हमारा कॉन्क्लेव भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ एक पंक्ति कहा जाए तो संविधान का सार है। आप आरिफ जी इस पंक्ति की व्याख्या कैसे करते हैं? मैं मानता हूं कि हमारा संविधान कोई नया दस्तावेज नहीं है। भारत एक प्राचीन संस्कृति है, हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल्य हैं और संविधान बनाने वाले लोग वो थे जो
जिनको भरपूर ज्ञान था अपनी संस्कृति का, अपने आदर्शों का, अपने मूल्यों का। और मैं एक अभी जहाँ एक किताब के रिलीज में मैंने कहा था वो मैं आपको उद्धृत करता हूँ। हमारे यहाँ कहा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है, एसेंस। और उसमें कहा सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। हम सब जो भी कोई हैं इस दुनिया में सब क्रियाशील हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए हम सबको काम करना पड़ता है। लेकिन हमारा आदर्श क्या है? हम ये मानते हैं कि जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो केवल अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने जीवन में संघर्ष करता है, खून पसीना एक करता है। लेकिन जिसके पास आत्मज्ञान है, जो अपने स्वरूप को पहचानता है, मैं क्या हूं, वो अपने लिए जिंदा नहीं रहता। उसका जीवन में दृष्टिकोण होता है चिकीर्षु, डिजायरिंग, चाहत, काहे की लोका संग्रहम, मानव कल्याण, विश्व कल्याण, उसके लिए काम करता है। ये भारत का उच्चतम आदर्श है। और मुझे लगता है कि हमारा संविधान, खास तौर से प्रीएम्बुल की आपने बात की है, प्रस्तावना की, लेकिन बुनियादी अधिकारों के अध्याय को आप पढ़िए, लगता है जैसे हर पंक्ति में श्रीमद् भगवत गीता का ये शिक्षा परिलक्षित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। आपने जब बात की लोक कल्याण की, मानव कल्याण की, तो बात सबसे पहले समानता की होती है। लोकतंत्र का मतलब ही समानता है। या ये कहें कि पहली शर्त ही यही है। जब आप समाज को देखते हैं तो आपको लगता है कि समानता है, आपको दिखता है समानता है? पहली चीज समानता नहीं, पहली चीज है मानव प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। बाकी जितनी भी समता हो, बंधुत्व हो, एकता हो, वो सब निकलते हैं मानव प्रतिष्ठा की कल्पना से। और ये कल्पना दुनिया में स्वीकार की गई 1948 में, जब पहली बार मानव अधिकारों का संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के चार्टर का ऐलान किया और पूरी दुनिया में हर देश ने उस पर दस्तखत किए। मैं ईमानदारी से ये मानता हूँ कि हम भारत के लोग, जो आपने शुरू में कहा, हम भारत के लोग अगर अपने आदर्श और मूल्य आत्मसात उसको समझ गए होते, उसको आत्मसात किए होते और अगर उसको व्यवहार में लाए होते, तो शायद 1948 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कि वेस्ट ने कल्पना दी डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड की और भारत ने हजारों साल पहले कल्पना दी दुनिया को डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने खत में सिस्टर निवेदिता के नाम, मेरे जीवन का उद्देश्य, द मिशन ऑफ माई लाइफ, बहुत ही आसान शब्दों में बयान किया जा सकता है। मैं पूरी मानवता को उनकी दिव्यता समझाना चाहता हूं और उसका प्रकटीकरण उनके हर काम में हो, ऐसी स्थिति चाहता हूं। अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता देख रहा हूं तो क्या मैं उसको समानता डिनाई करूंगा? अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, अगर मैं वो उसके अंदर दिव्यता देख रहा हूं, कभी मैं हिम्मत कर सकता हूं कि मैं उसके पैर पे पैर रख सकूं? कभी हिम्मत नहीं कर सकता। तो भारत ने जो कल्पना दी दुनिया को, हम मानव प्रतिष्ठा से खुश हैं,
हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत ने तो इससे बड़ी कल्पना दुनिया को दी और इससे कई हजार साल पहले दी। कमी हमारी, हमने खुद नहीं समझा उसको, हमने उस संदेश को आत्मसात नहीं किया। हमने, अगर हम आत्मसात करते और हम एक रोल मॉडल के तौर पे एक समाज बनाते इन वेदांत और अद्वैतवाद के सिद्धांत के आधार पे, तो दुनिया में हमारा तो किसी से दुनिया आज भूखी है किसी ऐसे संदेश के लिए। और स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे भारत के पास एक संदेश है देने के लिए। दुनिया में जो संस्कृतियों का आधार है वो है मेरा ये रंग है, मैं दूसरे रंग वालों से बेहतर हूँ, मेरी आस्था ये है, मेरी इबादत का पूजा पाठ का तरीका ये है, मैं औरों से बेहतर हूँ, मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं ये औरों से बेहतर हूँ। लेकिन जब आप हर मानव के अंदर दिव्यता देखेंगे तो आपके दिमाग से ये बात चली जाएगी कि मैं किसी और से बेहतर हूँ, हम सब के सब बराबर हो जाएंगे। आपने इतनी प्यारी बात बोली कि डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड के ऊपर जाके डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, डिविनिटी ऑफ मैन। लेकिन आपने जिक्र किया कि यह संदेश भारत को दुनिया में देना चाहिए था और कमी हमारे अंदर है। अब उसी कमी की ओर अगर मैं देखूं, और इसी को थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा आर्टिकल 15 से, जिसमें यह कहा जाता है कि जन्म, स्थान, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर आप लिंग भी इंपॉर्टेंट, इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आजकल विमर्श क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि ये भी हमारी बड़ी भारी कमी है कि हम अपने लोगों को अपने आदर्शों और अपने मूल्यों से परिचित नहीं करा पाए। अगर ये अज्ञान ना होता तो कोई ये ना कहता कि मेरी भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है। हमारे यहाँ तो कहा गया सर्वज्ञम तद अहम बंदे परं ज्योतिष तपो अहम। जितनी भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं वो सब की सब मां सरस्वती के वाहन हैं, और हमसे ये अपेक्षा की गई है कि हम दूसरों की संस्कृति को समझें। अगर हम दूसरों में दिव्यता देखते हैं तो फिर हमें दूसरों की संस्कृति को समझना पड़ेगा। और हमें ये बताया गया कि परं ज्योतिष तपोहम के भाषा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को समझने के लिए, किसी लोगों के समूह के आदतों को जानने के लिए कोई बड़ा नहीं हो सकता। और आज तो मुझे जहां, अगर मुझे सही याद है तो हार्वर्ड है या बोस्टन है, अब तो उनका एक रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं आती हैं तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वृद्ध अवस्था में आप मानसिक बीमारियों का, जैसे एल्जाइमर है, आप उसका शिकार हो सकते हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है। चूंकि आपका चेतन मानस जिस भाषा को बोल रहा है, आपका अचेतन मानस साइमल्टेनियसली उसी वक्त उसको अनुवाद करता है उन दूसरी भाषाओं में जो भाषाएं आप नहीं जानते हैं। मतलब वो उसके लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेना होता, वो खुद ब खुद होता है। तो उससे आपका मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय रहता है, और जब वो ज्यादा सक्रिय रहेगा तो अपने आप को वृद्ध अवस्था की बीमारियों से बचा सकेगा। आपने जैसे भाषा की बात की, आप पानी ले सकते हैं सब जी। अगर आपने भाषा की बात की, लेकिन भाषा सीखना, भाषा समझना, ये स्वेच्छा से अगर हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये अनिवार्य कर दिया जाए और किसी राज्य में बोला जाए कि आपको यही भाषा बोलनी है, डराया जाए, धमकाया जाए कि आपको इसी भाषा में काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे, इसको आप क्या कहेंगे? मैं आलोचना किसी की नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा कोई भी व्यवहार भारतीय मानस, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान के विरुद्ध जाता है। हम ये अब वसुदेव कुटुंबकायम निज परोवेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। कौन सी भाषा है जो मेरी नहीं? हर भाषा मेरी। हाँ, मेरी कमजोरी है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सारी भाषाओं को सीख सकूं। इसीलिए मेरा आह्वान किया गया है, जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को सीख सकते हो उसको सीखो।
अब हम जब बात कर रहे हैं समानता की या हम बात कर रहे हैं भेदभाव की, तो एक और आरोप लग रहा है और ये असमानता को लेकर है, और वो इलेक्शन कमीशन की एक नई स्कीम है, एक नया प्रोसेस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में कह रही हैं कि ये हमारे साथ, पार्टीज के साथ, वोटरों के साथ भेदभाव करने की कोशिश है। देखिए, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने नागरिकों का डॉक्यूमेंटेशन ना करता हो। हमें करना है। उसको कैसे किया जाए उस पर दो मत हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया पे। तो वो प्रक्रिया क्या अपनाई जाए, वो मामला आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा मेरे लिए उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। आप जो बता रहे हैं कि विचाराधीन है, एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि कहते हैं कि लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र है जब तक वो सेक्युलर है। फिर ये बहस कहां से आ गई कि संविधान के अंदर से सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए, समाजवाद शब्द जो है उसको हटा देना चाहिए? मुझे लगता है, जो ये मैं आपको कोई सुविधा अनुसार जवाब नहीं दे रहा हूं, इस पे मैं बहुत जगह बोला हूं पहले भी, जब ये कोई ऐसी मांग नहीं की गई थी। मुझे लगता है कि एक 5000 साल से भी ज्यादा पुरान, जिन लोगों को ये आभास है कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, अगर आप उन्हें बाहर का कोई शब्द देकर, कोई टर्म देकर, कोई विचारधारा बता के अगर उन्हें बताएंगे कि इससे शायद तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि उन्हें तो ये है कि जब दुनिया के लोग पहाड़ों की खोह में रह रहे थे, तब हमारे यहाँ सभ्य जीवन था, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। सेकुलरिज्म से हम क्या समझते हैं? सेकुलरिज्म, असल में सेकुलरिज्म आइडेंटिफाई है उस विचारधारा के साथ जिसमें चर्च को स्टेट से, या कहें कि धर्म पॉपुलर शब्द धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब कुछ और है और धर्म का मतलब कुछ और है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने धर्म का ट्रांसलेशन के तौर पे रिलीजन को स्वीकार कर लिया है। तो वहाँ पे चर्च और स्टेट को, यानी जो उनकी जो आध्यात्मिकता, तो उससे भी और ऊपर से बढ़ की चीज़ है, लेकिन हम थोड़ी देर में पॉपुलर सेंस में जो धर्म का मतलब लिया गया है आज उसी में इस्तेमाल करते हैं, कि वहाँ पे धर्म को राज्य से अलग करने के लिए एक आंदोलन चला और उसके नतीजे में जो विचारधारा पैदा हुई उसको सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। हमारे यहाँ तो ये संकट कभी रहा ही नहीं। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, मतलब जो भौतिक कार्यकलाप हैं जीवन के, वो आखिर में जाके, और वो आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए सबसे आखिर में, मतलब उसकी परिणति जो है, उसका कल्मिनेशन जो है, वो उसमें होता है आध्यात्मिक में। तो हमारे यहाँ तो धर्म, और धर्म क्या है? वेस्ट में धर्म या भारत के बाहर धार्मिक परंपराओं में अगर आप एक परंपरा से संबंधित हैं तभी मोक्ष संभव है, तभी आपको ये माना जाएगा कि आप सही रास्ते में। भारत की तो बिल्कुल परंपरा ही दूसरी रही है। यहाँ तो इसको पंथ कहा गया है, और पंथ के मामले में यत मत तत्पथ, हर कोई आजाद है। और यहाँ तो ये कहा गया कि पाषण नेगम श्रेणी गुणा पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। राजा का धर्म ये है कि चाहे पाषंड हो, पाषंड कौन, किसको कहा गया? संस्कृत में पाषंड उनको कहा जाता है जो वेदों को नकारते हैं, जो ये कहते हैं कि हम वेदों की ऑथोरिटी नहीं मानते,
नैगम कौन है? जो वेदों की अथॉरिटी मानते हैं। तो यहां क्या कहा गया? कहा गया चाहे वेदों को नकारने वाले हों, चाहे वेदों को स्वीकार करने वाले हों, चाहे कोई भी हो, राजा का धर्म यह है कि वो सबको समान रूप से संरक्षण देगा। सेकुलरिज्म की थ्योरी उस सोसाइटी में डेवलप हुई जिस सोसाइटी में धर्म के नाम पे विभेद स्वीकृत था। अगर आप इस धार्मिक परंपरा के हैं और उसका राजा है तो उससे अलग जो धर्म है उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या करते हैं? खुद पंडित नेहरू ने 1962 में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा, हमने सेकुलर शब्द लिया है, हमने सेकुलर विचारधारा को इंपोर्ट नहीं किया है, हमारी जीवन शैली वो है। ये जो है, जो सेकुलरिज्म से अभिप्राय है, ये भारतीय जीवन शैली है। लेकिन चूंकि ये हमारी जीवन शैली था तो इसके लिए कोई एक शब्द नहीं था, क्योंकि यही कहा जाता था कि एक यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन शब्द है। मैं वही बात कह रहा हूं। उन्होंने खुद कहा, जो लेके आए इस शब्द को, उन्होंने खुद कहा कि हमने वो आइडियोलॉजी नहीं इंपोर्ट की है, हमने केवल शब्द लिया है, चूंकि हमारे पास शब्द नहीं था। अब पंडित नेहरू बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, मैं ये नहीं कह सकता कि उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी कहीं नजर चूक गई। हमारे यहां तो उद्घोषणा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसको जानने वाले उसे अलग अलग तरह से उसका वर्णन करते हैं। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति बहुधा की संस्कृति। हम बहुधा का सिर्फ देखिए, हम बहुधा अनेकता, हमारे यहाँ केवल स्वामी विवेक जब कोई लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, टॉलरेंस में बहुत दफा बोला हूं, तो मैं स्वामी विवेकानंद को कोट करता हूं टॉलरेंस पर। वो कहते हैं जब कोई टॉलरेंस की बात करता है तो मुझे ऐसे लगता है ये आदमी मेरा अपमान कर रहा है। आप कौन है मुझे टॉलरेट करने वाले? जो मैं चाहूंगा, मैं एक ही शर्त है कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊं, लेकिन मेरी जो मान्यता है ये मान्यता कायम रहेगी, क्योंकि आप मुझे सह रहे हैं। टॉलरेट किया जाता है बच्चे की शरारतों को। अब यह मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं जिस तरीके से चाहूं। अगर मैं आस्तिक हूं, मुझे नास्तिक होने का भी अधिकार है, लेकिन अगर मैं आस्तिक हूं तो जिसको मैं अपना मालिक समझता हूं उसकी इबादत कैसे करूं, उसके प्रति अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करूं, ये मैं आपसे पूछ के नहीं करूंगा। ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं कैसे करूं, और किसी को उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे। तो हमारे यहाँ तो केवल सम्मान नहीं सिखाया गया, हमारे यहाँ बर्दाश्त करना नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया विविधता को स्वीकार करो, विविधता का सम्मान करो, लेकिन साथ में एक बात और कही। ये यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबके चेहरे अलग हैं, इनमें अलग जुबान बोलने वाले भी हो सकते हैं, अलग तरीके से इबादत करने वाले भी हो सकते हैं। तो कहा सबका सम्मान करो, सबको स्वीकार करो, लेकिन यहाँ रुको मत। इस विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को देखने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। और क्या कहा? मनसा एवा इदम आपता व्यम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या नाने वा पश्यति। अपने दिमाग को लगाओ, तपस्या करो, समझने की कोशिश करो कि ये इस विविधता का सम्मान करना है, लेकिन ये विविधता वास्तविक नहीं है। और जो कोई इस विविधता को वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यानी सबको, हर किसी को, चाहे उसकी शक्ल कैसी हो, चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जो उसके रस्म रिवाज हो, उसको अपना विस्तार मानो, उसको परमात्मा की अभिव्यक्ति मानो। सो कामा यथा बहुश्याम प्रजायेति। और जब आदि काल में परमात्मा ने ये कामना की, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। मनुष्य का शरीर तत्वों से बना हुआ है, लेकिन तत्वों के अलावा एक और चीज भी है उसके अंदर। ये तत्व जो हैं ये तो नश्वर हैं। शरीर हमारा नश्वर है,
लेकिन एक चीज और है हमारे अंदर, आत्मा, जो कवि जिसका न जायते मिरियते व कदाचि नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीर, जो कभी नष्ट नहीं होती, उस आत्मा को पहचानो। और अगर उस आत्मा को पहचान गए तो फिर तुम सबको अपना ही विस्तार मानोगे, तुम सबको ये मानोगे। मुझे एक और याद आ गया, वो मैं बताऊं, मुझे वो बड़ा पावरफुल लगता। दुओ इमो दुओ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाचा। हर व्यक्ति के अंदर दो पर्सनालिटीज हैं, एक नहीं। क्षरा सर्वभूता नामी, ये शरीर जो है ये क्षर होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। कूटस्था अक्षरा उच्यते, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है उसको अक्षर कहा जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होगी और वो हर किसी के अंदर में। तो शरीर मेरे अलग हो सकते हैं, आत्मा जो हर किसी के अंदर है वो हमारी सबकी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम इस माइक पे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज ज्यादा बढ़ जाती है, क्या मैं उन तरंगों को देख पाता हूं जिस पर ये आवाज ट्रेवल करती है? मोबाइल पे बात करता हूं, नहीं देख पाता। इसी तरह मैं आत्मा का जो कनेक्शन है उसे देख नहीं पाता। क्या बात? लेकिन अगर मैं अपनी अंदर से मुझे वो ज्ञान आ जाए तो फिर मैं देख लूंगा कि यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसको अगर पीड़ा होगी तो वो पीड़ा किसी ना किसी तरह मुझे ना पहुंचे, उसको अगर प्रसन्नता है तो वो मुझे ना पूछे। ये भारत की संस्कृति है, इससे ज्यादा उदार क्या होगा? नहीं, लेकिन जब हम ये सारी बातें करते हैं और जब हम, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल कंटेस्ट बहुत तेजी से हो रहा है, होने वाला है, और जिस शब्द का मैंने जिक्र किया उसकी चर्चा होती है, सेकुलर शब्द की, तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे 15 नवंबर 1948 को संविधान की जो सभा हुई और एक शख्स जिन्होंने सेकुलर, सोशलिस्ट और फेडरल शब्द की वकालत की थी, वो केटी शाह संविधान सभा में बिहार से ही गए थे। ये भी एक इत्तेफाक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तर्क ये दिया जाता है कि बाबा साहब ने संविधान में जो बनाया था उसमें सेकुलर शब्द रखा ही नहीं था, ये कहा जाता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि संविधान में के अनुच्छेद 25 में बकायदा धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अलग अलग तरीके से कंटेस्ट किया जाता है, न केवल संविधान सभा बल्कि कई मौकों पर। बाबा साहब अंबेडकर ये कहते रहे हैं कि भारत के संविधान की मूल आत्मा ही धर्मनिरपेक्ष है, वो ये कहते रहे हैं, और फिर इसे अलग प्रस्तावना में जोड़े जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने वही बात तो मैं कह रहा हूं कि यूरोप में समता का भाव, मानव प्रतिष्ठा का भाव, बंधुता का भाव, वो आंदोलन जिसको बात को सेकुलरिज्म का नाम दिया गया, उसके नतीजे में पैदा हुआ। हमारी तो जो सभ्यता की यात्रा हजारों साल पहले शुरू हुई वो बंधुता पे आधारित थी, वो समता पे आधारित थी, क्योंकि वो मानव की दिव्यता पर आधारित थी। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। तो हमारी यात्रा तो हजारों साल पुरानी है। तो फिर तो भाव वो उनके यहाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा, शायद इस आंदोलन की भी जरूरत नहीं पड़ती, शायद यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन की भी जरूरत पड़ती, अगर भारत के लोग अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति वफादारी दिखाते, उसको समझते, उसको आत्मसात करते और उसको अपने व्यवहार में लाते। दुनिया भूखी है, दुनिया जानती है, कह रहे हैं लोग अब वो सिस्टम, वो व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें मानव और मानव के बीच में विभेद हो। नहीं, लेकिन फिर आरिफ जी कैसे ये संभव है और ये क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि समाज में कटुता बढ़ गई है, धर्म और जाति पर विवाद हो रहे हैं, लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं? मुझे लगता है कि राजनीतिक मंच पे तो जरूर हो रहा है, लेकिन जनरली कटुता, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के दिमाग में ये बात है कि हम जो विभिन्नताएं हैं उसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। हाँ, राजनीति में ये सही है कि एक, भाई देखिए, एक छात्र होता है,
उसे किताबें पढ़नी होती हैं, लेकिन वो इम्तहान के वक्त बाजार में बिकने वाले वो जो क्या कहलाते, सब शॉर्ट नोट्स कहलाते, क्या कहलाते, कुंजी, कीज, कुंजी, क्या, गेस्ट पेपर्स, हाँ, वो खरीद के ले आता है। तो अभी इलेक्शन भी इम्तहान है, पॉलिटिक्स भी इम्तहान की तरह जैसे छात्र के लिए होता है, तो शॉर्टकट मारना चाहता है आदमी, बजाय मेहनत के, बजाय सेवा के कोई ऐसा तरीका करो कि ब्लॉक, वोटों का ब्लॉक बन जाए और वो मुझे मिल जाए। लेकिन आरिफ जी तो ये और वो जब तक होता रहेगा जब तक समाज में अज्ञानता रहेगी। जिस दिन अब ये आपको अपने रोल पे भी गौर करना पड़ेगा, अपनी भूमिका पर भी, इसलिए कि प्रचार का माध्यम तो सबसे बड़ा माध्यम जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, जो हमारे टीवी चैनल हैं, वो हैं। हम किन लोगों का प्रचार ज्यादा करते हैं, हम किन बातों का प्रचार ज्यादा करते हैं। देखिए, बदकिस्मती से आज की तारीख में नहीं हुआ है, ये मत समझिएगा, मैं आपको कह रहा हूं, ये बहुत पुराना किस्सा है। डेफिनेशन ये कितना 100 साल से भी पहले ये डेफिनेशन दी गई, डॉग बाइटिंग मैन इज नॉट न्यूज, मैन बाइटिंग डॉग इज न्यूज। तो आपको जो अनहोनी होती है वो मीडिया वाले चलाते हैं, और उससे देख के लोग समझते हैं कि जैसे ये सर्वव्यापी चीज है। वो नहीं है सर्वव्यापी। भाई यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, या जो आप खुद ही, आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते क्या? करते हैं। ज्यादातर लोग पति से प्रेम करती है, पत्नी से करता है, लेकिन प्रेम कथा किसकी सुनाई जाती है? लैला मजनू की, जो कभी मिले ही नहीं, शीरीं फरहाद की, हीर रांझा की, जिनका कभी मिलन ही नहीं हुआ, उनकी कथा सुनाई जाती है। तो इंसान का मानस ऐसा है कि वो रुचि के साथ उस चीज को देखता है जो असाधारण होती है। नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परेशान करती हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं कि कहीं ये आगे स्प्रेड ना हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में भगवत कथा पढ़ रहे थे कुछ लोग, एक जाति से थे, उनसे मारपिटाई होती है, और फिर ये विमर्श हो जाता है कि भगवत कथा सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ेंगे। कुछ लोगों की राय हो सकती है, मैंने ज्यादातर लोगों को सुना जो ये कहते हैं, जो मैं तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं तो कोई सभा ऐसी नहीं होती जिसमें मैं संस्कृत के श्लोकों को उद्धृत करता हूं। मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं ऐसा जिसने मुझसे ये कहा हो कि आप मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, आपको संस्कृत के श्लोकों को उद्धृत करने का अधिकार नहीं। हाँ, 1986 में शाबानों के वक्त जरूर ये लिखा भी गया और कहा भी गया कि मैंने वहाँ कुरान और हदीस के बहुत उद्धरण दिए थे अपनी भाषण। तो मेरे लिए ये कहा गया कि ये मदरसे के पढ़े हुए नहीं हैं, इनके दाढ़ी नहीं है, ये कुरान से कैसे। बहुत सारे लोग आपसे भी नाराज होते हैं कि आप वंदे मातरम का उर्दू में ट्रांसलेशन कर देते हैं। उर्दू में अनुवाद किया, बात सही है। ये विमर्श, ये परसेप्शन, या ये क्यों दिखाया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है, वो खतरे में है? देखिए, मैंने ये सवाल मुझसे बहुत दफा किया गया है। मैं आपको कहूं 1942 से लेके 46 तक, 47 तक जो आंदोलन चला, जिसके नतीजे में देश का विभाजन किया हुआ, उस वक्त क्या कहा गया था? तब तो अंग्रेजों की सरकार थी। तब क्या कहा गया था? कहा गया था, तब भी यही खतरे की बात की गई थी। 1986 में जब शाबानो आंदोलन हुआ तो भी खतरे की बात की गई। तो हम असल में क्या होता है कि जो लोग ज्यादा मुखर होते हैं और ज्यादा जोर से बात करते हैं और वो बात करते हैं जो असाधारण हो, हम उनको तवज्जो ज्यादा देते हैं। लिहाजा हमें लगता है कि ये इंप्रेशन, अरे गांव में जाइए आज भी वो एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता, शहर में भी नहीं चलता एक दूसरे के बगैर। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनके जो आपकी अटेंशन को कैच करने में कामयाब हो जाते हैं। आपसे मतलब मीडिया की नहीं, मीडिया की अकेले नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा जब एक आदमी मंच पे खड़े होके और बेढब बातें करे
तो वो कोई भी, मुल्ला नसरुद्दीन का एक वाकया है। मुल्ला नसरुद्दीन खड़े हुए मंच पे और कहे कि लोगों, अगर तुम बगैर मेहनत के कामयाब होना चाहते हो, बगैर रातों को जागे के विद्या प्राप्त करना चाहते हो, बगैर उद्योग लगाए अगर तुम खुशहाली चाहते हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें राज बताता हूं। जितनी जोरदार बोला उसने उतनी भीड़ बढ़ती चली गई। तो लोगों ने कहा बताओ तो अब। उसने कहा मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन पता चल जाएगा तुम्हें सबको बता दूंगा। तो भाई ये भीड़ इकट्ठा करना कोई ऐसा खास बात नहीं है। आप अनहोनी बात करने लगी, असाधारण बात करने लगी, भीड़ इकट्ठी हो जाए, वास्तविकता वो नहीं होती। अरे जी, लेकिन कुछ चीजें हाल के दिनों में कुछ ऐसे उदाहरण आए जिससे लगता है कि चीजें बहुत बदल रही है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो, ये चर्चा हुई। दुकानों के बाहर नाम लिख दो, मीट की दुकानें बंद कर दो, होली में मस्जिदों को ढक दो। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो एक हिंदूवादी संगठन पर लोगों के कपड़े उतारकर पहचान करने का आरोप है। क्या ये कटुता के एग्जाम्पल्स नहीं है? नहीं, कुछ लोगों में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो जनमानस है, आप पटना की सड़कों पे निकलिए, बाजार से गुजरिए, मुझे तो कहीं हिंदुस्तान के किसी शहर में नॉन वेजिटेरियन खाना तो सब रेस्टोरेंट में मिलता है, हर बड़े रेस्टोरेंट, लेकिन बिहार के आप पटना से लेके और छोटे टाउन में चले जाइए, सिर्फ मटन का बोर्ड आपको मिलेगा। और ये और पूछिए कि दुकान को कौन चला रहा है, कौन बेच रहा है। ये हम अपना एटीट्यूड तय करेंगे कुछ इंडिविजुअल्स के बोलने से, या हम देखेंगे कि साधारणतया क्या है। मुझे लगता है कि जिस दिन हम ये कला सीख लेंगे कि ऐसी बातों को हम इग्नोर करें, इसका नोटिस ना लें, उस दिन ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर इसमें प्रशासन इन्वॉल्व हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस इन्वॉल्व हो गई, वो कह रही है मस्जिदों को ढक दीजिए, बाहर मत निकलिए। हाँ, होली पे बाहर मत निकलिए। मैंने नहीं पढ़ा ऐसा हुआ। नहीं, होली के टाइम पे, होली में कौन मत निकलिए बाहर? जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। नहीं, जिनको जिनके दिल में ये भय है कि मेरे ऊपर अगर होली का रंग गिर गया तो ये मेरे लिए मेरे धर्म के खिलाफ है, या मेरे उस हिस्से को जला के दोज़ख में जलाया जाएगा, आप मत निकलिए उतनी देर। आप मेरे गांव आइए, वहां क्या करेंगे? वहां तो होली शुरू ही होती है। जो पुराने मुसलमान जो छोटे मोटे जमींदार थे, उनके घर से तो होली शुरू होती है और वहीं आकर खत्म होती है। तो वहां पे क्या करेंगे? संभल के बराबर में है। अच्छा, हमें संभल अकेला क्यों नजर आता है? हमें ये क्यों नहीं नजर आता? हम मुसलमान घर से शुरू होती है होली बजाना, जो गांव के लोग शुरू करते हैं, वो मुसलमान घर की जो चौपाल है उससे शुरू करते हैं और वहीं आके खत्म होती है। और गांव में मुसलमानों की तादाद 10% भी नहीं है। एक नैरेटिव ये है, दूसरा नैरेटिव ये दिया जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है। ये कहा जाता है कि भारत में हिंदुत्व है वो खतरे में। क्या इस देश में किसी धर्म को किसी धर्म से खतरा हो सकता है? मैं मानता हूं कि धर्म को तो देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, आज नहीं दे रहा हूं, बहुत जमाने से देता हूं, कि अगर आप किसी कमजोर निस्सहाय की सहायता करते हैं खामोशी के साथ, और आपको कुछ दिन के बाद पता चले कि मैं भी उस आदमी के लिए कुछ करता हूं खामोशी के साथ, तो आप मुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे। आपके दिल में मेरे लिए प्रेम भाव जागेगा कि यार ये भी अच्छा काम करता है। लेकिन अब तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ता था, अगर आप मेरे चुनाव क्षेत्र में आते और लाखों रुपया भी खर्च करते अगर लोगों की सहायता करने में, तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार नहीं पैदा होता। मेरे दिल में मुझे डर लगता कि ये अगले चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे।
ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ये चीजें होती हैं, धर्म के कारण कभी नहीं होती। धर्म तो आपको सदाचार सिखाता है, धर्म का तो उद्देश्य ही है। धर्म का आध्यात्मिकता का उद्देश्य क्या है? न में द्वेष रागो, न में लोभ मोहो, मदो मैंने मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। उसका तो मकसद ही है। जहां आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ गए, ये आपको धर्म सिखाता है। धर्म ये कैसे सिखा सकता है कि मैं आपको बैर रखूं आपके लिए अपने दिल में? मुझे याद नहीं, हेमंत जी को याद होगा, आप इनसे पूछ लीजिएगा। तुलसीदास जी ने कहा है कि जब सब में राम हैं तो मैं बैर किससे रखूं? मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है इस वक्त अवधि में, पर वो कहते हैं कि जब सब में ही राम में हैं, सबके अंदर राम मौजूद हैं, तो मैं बैर किससे करूं, द्वेष किससे करूं? ये तुलसीदास जी ने कहा है। आपने बैर और द्वेष की बात की है, मैं अब एक टकराव की बात करता हूं, और ये विवाद भी लंबे समय से है और हम सब लोग जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या कहेंगे। विवाद चल रहा है कि सर्वोच्च कौन है, संसद या संविधान? और क्योंकि यहां भी संसद और न्यायपालिका में टकराव दिखता है, दो केस स्टडीज हैं, एक गोलकनाथ केस और दूसरा केशवानंद भारती, दोनों के एकदम ऑपोजिट चीजें आई हैं सामने। आपके हिसाब से सर्वोच्च कौन है? Be you ever so high, the law is above you. आप चाहे जितने बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। और ये भारत, ये अंग्रेजी में हम इसलिए कोट करते हैं क्योंकि ये मैगजीम लॉ की किताबों में, लेकिन भारत में हमेशा जो राज्य से दरबार से जुड़े हुए ऋषि होते थे, मुनि होते थे, वो शासन नहीं चलाने में इंटरफेयर नहीं करते थे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं थे। वो अगर धर्म का उल्लंघन किसको कहते थे? अगर राजा द्वारा भी जो कानून है, मर्यादा है, अगर उसका उल्लंघन होता था तो कहते थे ये धर्म का, तभी वो हस्तक्षेप करते थे। तो सबसे ऊपर मैं कहता हूं कोई भी कानून हो आपका, आप फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच शुरू होने के बाद आप नियम निर्धारित नहीं करते हैं। पहले नियम निर्धारित कर लीजिए, फिर प्लेयर ऊपर नहीं है, नियम ऊपर है, रेफरी ऊपर नहीं है, नियम ऊपर। तो जो परंपरा है वो भी यही है कि कानून ऊपर है, ना कोर्ट ना पार्लियामेंट, कानून ऊपर है। और कानून को बदलने का अधिकार है पार्लियामेंट को, लेकिन उस वक्त नहीं वो अच्छा लगता कि जब कोई घटना हो जाए। घटना से पहले कानून, जो मौजूदा कानून है वो लागू होना चाहिए किसी भी चीज पे। नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि हम नई परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने पर्याप्त संशोधन कर सकते हैं। आपने जो बोला आरिफ जी, मुझे लगता है कल के अखबारों की हेडलाइन जरूर होगी, लेकिन ये बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, राज्यपालों के काम को लेकर उसको एक डेडलाइन तय की गई। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के काम की समय सीमा, उनकी डेडलाइन डिसाइड कर सकता है, डिक्टेट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दी है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी अपनी समझ है संविधान सभा की कार्यवाही को पढ़ने के बाद और संविधान के प्रावधानों को पढ़ने के बाद, संविधान की कार्यवाही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बजाय प्रावधानों के। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत हजारों वर्ष तक राजनीतिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। आप कानून बदल सकते हैं, वो जो आपका डीएनए जो प्रभावित हुआ है, एक लंबे समय तक एक किस्म की व्यवस्था से उसे बदलने में बहुत समय लगता है। लिहाजा संविधान सभा के जो माननीय सदस्य थे वो ये जानते थे कि हमारे यहाँ वो शक्तियां जो देश की एकता
वो कुछ लोकप्रियता के लिए ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो जाए, वरना गवर्नर के ऑफिस की जरूरत क्या है? आपको तो, आपके पास तो चुनी हुई सरकार है, लोगों ने मनपसंद से किया है, लेकिन उस सरकार को ये बताने के लिए कि तुम्हें अब देश ये खंडों में बटा हुआ देश नहीं है, अब ये एक यूनिट है और इसका एक संविधान है और उसके ये प्रावधान है, और सार्वभौमिकता जो है वो भारत की सार्वभौमिकता का को ध्यान में रखते हुए, उसकी एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए जनता के द्वारा चुनी गई राज्य की सरकारें काम करेंगी। ये उन्हें बार बार बताने के लिए, खास तौर से उस वक्त जब उससे वो कहीं भी अलग निकलने की कोशिश करें, उन्होंने गवर्नर के ऑफिस की जरूरत समझी। और ये ध्यान रखिएगा कि केवल इमरजेंसी के प्रावधान नहीं थे, जब उनको बदला गया तो भी गवर्नर वाले प्रावधान को बचा के रखा गया, जहां माननीय राष्ट्रपति को बाधित किया गया कि जो भी कैबिनेट की एडवाइस होगी उसके मुताबिक करना पड़ेगा, वहीं गवर्नर को बाधित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आपको इस पृष्ठभूमि का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे राज्यों में ऐसे आंदोलन चले हैं पूर्व में जो भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित कर सकते थे। हम उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। पहली बार इस देश में हजारों कितने कई हजार साल पुरानी हमारी संस्कृति है, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का बोध भी पहली बार अब से 1100-1200 साल पहले शंकराचार्य ने कराया था। राजनीतिक एकता तो थी नहीं इस देश में, तो हमारी ये नई है, इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। और इस एकता का नतीजा क्या है? इस एकता का नतीजा ये है कि जब ये राजनीतिक एकता नहीं थी तो 250 घोड़े लेके किसी तरफ भी निकल जाइए और रौंदते चले जाइए और अपना राज्य स्थापित कर लीजिए। आज भारत की तरफ आंख उठाने के देखने की हिम्मत करने वाले लोग आंख उठाने की हिम्मत तो करते हैं, लेकिन उसके नतीजे क्या होंगे वो भी उन्हें पता है। इसलिए ये राजनीतिक अपनी एकता और अखंडता को मजबूत रखना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, अगर हम अपनी जीवन शैली की रक्षा करना चाहते हैं तो। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। ये कंट्रोवर्सी को लेकर है, डिग्री कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट को लेकर एक विवाद हो रहा है, ये क्यों हो रहा है विवाद? मैं आपको क्या बताऊं, हमारे यहाँ प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट एक सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन के द्वारा होता है। एक हमारी यूनिवर्सिटियां हैं वो अपनी अपनी, हमें इतने कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल रिटायर हो गए, इतने हमें नए प्रिंसिपल चाहिए, कमीशन नियुक्त करता है और वो नियुक्त करके यूनिवर्सिटी को भेज देता है। अब यूनिवर्सिटी का काम है कि वो उन्हें, मानिए उनके यहाँ 10 रिक्त स्थान है तो वो 10 भेज देंगे, ये 10 को नियुक्त करेंगे। अब वो 10 का आ गया तो पता चला कि 10 में 4 प्रिंसिपल के लिए, 4 कॉलेज के लिए तो सिफारिशों का कोई अंत ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों की सिफारिश, और 6 कॉलेज में कोई जाना ही नहीं चाहता। और फिर शिकायत आती है कि साहब फोन आ रहे हैं कि इस कॉलेज में जाना है तो उसके लिए ये करना होगा, इस कॉलेज में जाना, अब मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहता। जी इस कॉलेज में जाना है तो ये करना। अब इससे कैसे डील करें? अधिकार तो मेरे पास गवर्नर के, चांसलर की हैसियत से, लेकिन मैं ये चलने दूं कि कल को जिस आदमी को इच्छित कॉलेज ना मिले वो लोगों से ये कहे कि साहब मैं उतने पैसे का या किसी चीज का अरेंजमेंट नहीं कर पाया जितनी इस कॉलेज में जाने के लिए जरूरत, क्या मैं ये चलने दूं? तो हमने सबसे मशवरा किया और हमें बताया गया कि भाई आप वो सिस्टम अपना लीजिए जो केंद्रीय सरकार का सिस्टम है। अब IAS ऑफिसर कह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि साहब आर्ट्स के आदमी को साइंस के कॉलेज में भेज दिया गया, जरा इनसे पूछिए कि MBBS IAS
जिले का प्रशासन चला रहा है, इंजीनियर आईपीएस जिले की पुलिसिंग कर रहा है, पूरे प्रदेश की कर रहा है। प्रिंसिपल का जॉब एकेडमिक है या एडमिनिस्ट्रेटिव है? अगर आपको एकेडमिक में दिलचस्पी है, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई मत करिए, प्रिंसिपल तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। और अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो कहिए कि मुझे रिसर्च पेपर में दिलचस्पी है। यहाँ हालत ये है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो सारा जोर लगा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको ज्यादा दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दूसरे कामों में दिलचस्पी है तो जोर लग रहा है वाइस चांसलर के ऊपर। हमारे पास सिफारिश आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कोई दे दीजिए। राजभवन को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट किसी प्रोफेसर को नहीं दी जाएगी, इससे पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित होता है। मेरे आने के बाद हमने ये सर्कुलर जारी किया। और अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, मैं आपसे पूछता हूं उन 6 कॉलेज में कौन जाएगा जो जहां कोई नहीं जाना चाहता? तो हमने फिर जब हमें मशवरा किया सबसे, उन्होंने कहा वो सिस्टम अपना लीजिए जो केंद्रीय सरकार का है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये एकेडमिक पोस्ट नहीं है। और अगर किसी को एकेडमिक में दिलचस्पी है तो वो कह सकता है मैं प्रिंसिपल बनना ही नहीं चाहता, कोई मजबूरी थोड़ी है, प्रोफेसर रहो। अब क्या सिस्टम क्या बनाया है ताकि ऐसी कोई शिकायत ना आए किसी के पास। मैंने तो अपनी पावर खत्म करी है ना। हमने क्या रैंडम का मतलब क्या है कि 10 अल्फाबेटिकली, इंपॉर्टेंस के लिहाज से नहीं, अल्फाबेटिकली कॉलेज की लिस्ट बना ली गई। 10 जो प्रिंसिपल के नाम हैं उनको एक पॉट में डाल दिया गया। किसी 4th ग्रेड एम्प्लॉय को बुला के और लॉट ड्रॉ कराएगी। और साथ में ये बता दिया गया कि वाइस चांसलर कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे बमय एक राजभवन के अधिकारी के, जिस वक्त लॉट ड्रॉ की जाएगी। और उससे 10 दिन या 15 दिन पहले जितने जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र के हैं उन सबको सूचित किया जाएगा कि आप मौजूद रहना चाहते हैं तो मौजूद रहिए। टोटल ट्रांसपेरेंसी, आर्बिट्रेरीनेस की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। मुझे अगर पावर एक्सरसाइज करने में दिलचस्पी होती, मैं वाइस चांसलर को कहता कि भाई इस कॉलेज में इसको भेज दो, इसको इसमें भेज दो, इसको। हमने कहा नहीं, हमने तो रजिस्ट्रार अपॉइंट करने की अपनी अथॉरिटी वो भी वाइस चांसलर को दे दी। हमने कहा हम करेंगे ही नहीं कोई भी जी। और अब आते ही पहला काम किया, हमने सबको बताया कि भाई आप कर क्या रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिस्क्रिशनरी पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। जब मेरे पास फाइल लगता है आपने जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको एक बहुत अच्छा जवाब इस मंच से आज आपने दे दिया। थैंक यू वेरी मच पूरी ट्रांसपेरेंसी को लेकर। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे यहाँ आप आए, बहुत बहुत आभार।